बुलाते हैं हमारी प्यारी सिंगर को, प्रबलिन कौर। हाय। तो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। um, तो मेरी सिंगिंग तो आपने देख ली, और उसी चीज पे एक्चुअली मेरा जो पहला पेज था जो मैंने पहले सबमिट किया था, इट वाज कॉल्ड बेटी, बट वो काफी जगह पे अभी फीचर हो चुका है, तो मैं वो नहीं कहूंगी। ये जो पीस है ये अगेन संगीत से ही कुछ रिलेटेड है। दिस इज कॉल्ड संगीत एक खूबसूरत एहसास। तो अगर मैं संगीत को कुछ पंक्तियों में बोलना चाहूँ तो मैं कुछ यूँ बोलूँगी। जो अपने मन को भाए वो संगीत है, जो कभी हंसाए तो कभी रुला जाए वो संगीत है, जो रूह में समा जाए वो संगीत है, जादू सा कर जाए वो संगीत है, जीवन की मधुर वाणी खुशी की हर कहानी संगीत है, सुनकर जिसे मयूर भी नृत्य करने से ना रोक पाए वो संगीत है, जिसे सुनकर हर कोई मुस्कुराए वो संगीत है, वर्षा का बरसन बादलों की गर्जन संगीत है, पानी की कल कल हवा ये चंचल संगीत है, कोयल की कूक पपीहे की कूक संगीत है, ध्यान यदि से सुने तो ये पूरी प्रकृति एक मन भावन गीत है, क्योंकि इसके कण कण में बसा संगीत है। तो ये थी आज की मेरी प्रस्तुति। प्रबलिन, हाँ जी। बहुत अच्छा सुनाया आपने। थोड़ा छोटा रह गया अगर मैं सच बोलूं तो, ऑनेस्ट रिव्यू के थोड़ा सा मतलब इसको आप और लिख सकते थे बिकॉज हाँ मैं लिख सकती थी, बट इससे आगे मेरा थॉट ही नहीं आया। जो अच्छा, ऑलरेडी समटाइम्स इट जो हैपेंस। हाँ। ऑलरेडी मैंने जो कविता भेजी थी उसमें थोड़ा ज्यादा था, मतलब मैंने थोड़ा ज्यादा सोचकर इसको लिखा था, बट ये इम्प्रॉम्प्टू थी। मतलब इसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं पहले से मैं यूजुअली अगर सोच के लिखूं तो मेरे थॉट्स ज्यादा अप्रोप्रिएटली आते हैं, बट ये मैंने बस सोचा और लिख दिया जो मेरे मन में था, बस इतनी सी थी है। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप वो वाली भी सुनाएं जो आपने पहले भेजी थी, बट अभी नहीं। आफ्टर ऑल द परफॉर्मेंसेज आर डन, एटलीस्ट हमें पता तो चले हाउ गुड राइटर यू आर, बिकॉज ये हाँ भी आपने अच्छी लिखी है, नो डाउट। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इसमें चीजें वो कनेक्ट नहीं हो पाया, मैं सच बोलूं तो। हाँ नहीं बिल्कुल, ये बहुत ऑनेस्ट रिव्यू, इम्प्रॉम्प्टू थी। हाँ ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, मेरा तो कनेक्ट नहीं हुआ है। बाकी अगर जब हम आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे जूरीज का, या हो सकता है हमारे स्पेशल परफॉर्मर्स जो है उनका कनेक्ट हुआ हो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है मेरा कनेक्ट नहीं हुआ। बाकी मैं हाँ चाहूंगा कि विपिन मैम और शेर बहादुर सर कुछ बोले। पोइट्री वॉज गुड, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि प्रबलीन कंट्रोल्ड हरसेल्फ, टू बी हाँ ऑनेस्ट। बिल्कुल, इसमें मैंने खुद को कंट्रोल किया है। हाँ, शी कुड हैव रिटन मोर अबाउट इट, बट वो जो भाव है ना वो कहीं रुक रुक के छूट गया। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नाराज होना है या दुख मनाना है। यू कैन वर्क ऑन इम्प्रोवाइजेशन ऑफ इट। जो आपने कहा ना कि मेरा दिमाग नहीं चला, तो हाँ आप, हाँ, तो आप वो चीज सोचना बंद कर दो। आपने ऐसा नहीं सोचना है। यू रिवाइज और रिव्यू वट एवर यू हैव रिटन वंस। आई मीन आई डू दिस प्रैक्टिस वेरी रेगुलरली। मैं अपना लिखा हुआ कोई भी कंटेंट 3 या 4 बार खुद रिवाइज करती हूँ, खुद उसको इलेबोरेट करती हूँ, और उसके बाद ही मैं उसको प्रेजेंट करती हूँ। तो ऐसा हुआ है, शायद आपने लिखा लेकिन शायद आपने उसको री इवेल्युएट नहीं किया कि शायद मैं इसमें और कुछ ऐड कर सकती थी। आपने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया, इतना मुझे महसूस हुआ उसको सुनने के बाद, हाँ है ना। यहाँ पे मैंने आई थिंक खुद को कंट्रोल किया है, बिकॉज संगीत मेरे लिए एक बहुत बड़ा ओशन है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो संगीत है वो एक छोटी सी बूंद नहीं है, वो एक ओशन है जिसको आप जितना उसके अंदर जाएंगे उसके उतना करीब आप पहुंच पाएंगे। तो यहाँ मैंने आई थिंक खुद को कंट्रोल किया क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू थी, मतलब इसके बारे में मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं था, तो इसलिए शायद इस तरह निकल।
कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि सफल हो जाते हैं और असफल जैसा कुछ नहीं होता है, बट ये है कि चलो स्कोप मिला है तो स्टार्ट रीइवैल्यूएटिंग व्हाटएवर यू आर राइटिंग और व्हाटएवर यू आर थिंकिंग अबाउट, तो बिफोर प्रेजेंटेशन वो अच्छा हो जाता है, सुनने वाले के लिए कनेक्ट हो पाता है। अगर कनेक्ट नहीं कर पाए तो वो मेहनत व्यर्थ हो गई ना, वो बिल्कुल। दिक्कत। शेर बहादुर सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं टोटली एग्री हूँ मैम से, जिन्होंने कहा कि इनका हो गया, ताकि उन्होंने शुरुआत ही करना चाहा स्टार्टिंग में, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर उसको फिर से इम्प्रोवाइज किया जाए, स्कूल ऑफ इमोशंस बहुत अच्छी कविता बनेगी। अगर ये दोबारा से करा जाए तो बहुत अच्छी कविता बनेगी। और जो भी फीडबैक दिया है विपिन मैम, आई थिंक यू शुड टेक एंड वर्क ऑन दैट। थैंक यू। और बाकी मतलब आपको इस चीज के बारे में वो करने की जरूरत, ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। रेड एफएम अभी भी है आपके पास, सिंगिंग तो आपकी उधर जा ही रही है, तो वो एक हाँ, पॉजिटिव साइन है, वो एक पॉजिटिव साइन है। बात रही पोइट्री की, तो ये वाला पर्टिकुलरली टॉपिक अगर मैं बोलूँ ना, संगीत, लाइक इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। जो लोग इस चीज से आई थिंक सब अग्री करेंगे, और इस पे लिखना के लिए टाइम चाहिए, इसमें टाइम चाहिए। बिकॉज आपको वो उसके एस्पेक्ट, बिकॉज यू आर अ सिंगर, आप मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। आप उस चीज को मतलब बिकॉज आपको सरगम की समझ है, सी आपको अगर आप मैं क्लासिकल इसको सिंगर हो। खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जितना अच्छे से सीखूंगी उतना अच्छे से लिखूंगी। इसको बिल्कुल अगर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं खुद के पॉइंट से देखूं तो जितना अच्छा इसको सीखूंगी उतना अच्छे से लिखूंगी। और अभी कुछ 1.5 साल ही हुआ है मुझे सीखते हुए, तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। जो एक्सपीरियंस मुझे था, मतलब जो लगा कि संगीत को किस तरह से मैं प्रकृति के साथ जोड़ सकती, मेरी कोशिश ये थी कि संगीत प्रकृति से जुड़े। नहीं, टॉपिक मैं वही बोल रहा हूँ, फिर से टॉपिक आपका बहुत अच्छा और बहुत ही यूनिक टॉपिक। जो नेक्स्ट परफॉर्मर हैं इनको मैं बुलाना चाहूंगा। आई रिक्वेस्टेड खुशी के मैं बुलाऊं, रीजन बीइंग मैं पर्सनली मिला हूं, इन पर्सन मैं उनसे मिला हूं। तो मैम आप प्लीज कैमरा पे आए पहले तो। हाँ, मैं इन पर्सन मैम से मिला हूँ कपल ऑफ मंथ्स बैक। हमारे वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स हैं। कपल ऑफ डेज बैक इनका इंटरव्यू भी लिया है शेर बहादुर सर ने, एडिट होके वो प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। बहुत ही मजेदार इंटरव्यू था। विपिन मैम और नीरजा मैम के पास उनके दोनों के बाद एक इंटरव्यू जो मुझे अच्छा लगा था वो नादिमा मैम का था। मजा आ गया था इंटरव्यू, बट थोड़ा छोटा रह गया, वो कसर हम दूसरे इंटरव्यू में पूरी करेंगे। तो प्लीज वेलकम नादिमा मैम। थैंक यू आयुष, थैंक यू सो मच इतने अच्छे वेलकम के लिए। यहाँ मौजूद सभी आर्टिस्ट को मेरा हेलो। आज मैंने शुरू से इवेंट पूरा सुना है, एक से एक बढ़कर यहाँ कलाकार मौजूद है और सबका अलग ही प्रोफेशन है, उसके बावजूद टाइम निकाल कर लिखना और इवेंट ज्वाइन करना और अपना बेस्ट देना। मतलब मैंने मेजॉरिटी में यहाँ पे प्यार देखा है, प्यार सुना है, प्यार महसूस किया है। कुछ मैरिड कपल है, कोई न्यूली इंगेज है, किसी का दिल भी टूटा है, तो बहुत कुछ प्यार पे सुनने और समझने को मिला है। लेकिन बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है वक्त बहुत ज्यादा हो रहा, सबकी बैटरी मुझे थोड़ी सी डाउन होती हुई दिख रही है। खैर कोई नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और अपनी सीधी कविता पे आती हूँ। तो मेरी कविता थोड़ी प्यार से हटके है, थोड़ा सा सीरियस नोट हो जाएगा, थोड़ा सा टची हो जाएगा, जैसा अगर मैं आप तक पहुंचा पाई अपने वर्ड्स तो हाँ, कुछ दिन पहले मेरा वृद्धाश्रम में जाना हुआ था। वहाँ का मैंने माहौल देखा, उस माहौल से जो भी कुछ मैं चुरा कर लाई उसको अपने शब्दों में ढालने की मैंने कोशिश की है। तो मेरी कविता उन दो महिलाओं की है जो अपनी पीड़ा बताना चाह रही है।
दोनों को क्या मजबूरी वृद्धाश्रम तक लाई है, ये इस कविता में मैंने समझाने की कोशिश की है। और कविता उस एक पीड़ित महिला के शब्द है जो दूसरी से मुंह लगा बैठती है और कुछ अंतिम पलों में वो अपनी व्यथा सुना रही है। तो अंतिम पलों की व्यथा क्या है, चलिए सुनते हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है माई। मैं कैसे भूल जाऊं वो कांपते हाथ, वो कमरा, वो सिसकियां और तन्हाई। लौट कर आ जाओ ना माई, मैं बनूंगी तुम्हारी बेटी, कहोगी तो बेटा भी बन जाऊंगी। तुम्हारी दुनिया खुशियों से मैं सजाऊंगी। तुम कहती थी ना बाबा गए जब से तुम अकेली हो गई, 3 बेटों की माँ वृद्धाश्रम में खो गई। 18 साल का इंतजार बेटों को पुकारती तुम बार बार, किसी ने खबर ना ली तुम्हारी माई। तुम नहीं थी लाचार, तुम नहीं थी बेचारी, मैं थी ना तुम्हारे हमेशा पास, बस बन न सकी बेटी खास। तुम्हें तड़पते देखा मैंने हर रोज, तुम्हें तड़पते देखा मैंने हर रोज। बेटों में था तुम्हारा कितना मोह कि तुमने कभी मुझ पर ध्यान तक न दिया। पूछा नहीं मुझसे कभी कैसी हो तुम रिया। सुनो आज मैं तुम्हें मेरी कहानी सुनाती हूँ, मुझ पर बीती वो दास्तान दोहराती हूँ। दहेज ने मुझको जीते जी मार डाला, उन जालिमों ने मुझको जला डाला। बच गई इसे भाग्य कहूं या सौभाग्य, लगी थी अब समाज से कोई आस। चला चेहरा पहचान बन गया मेरी, न अपनाया किसी ने बदसूरत जो ठहरी। पनाह मुझे इस वृद्धाश्रम में मिली, यहाँ आकर जैसे मेरी मुस्कान खिली। तुमसे मोह कर बैठी, बनना चाहा तुम्हारी बेटी। लेकिन किस्मत मेरी कहाँ थी ऐसी कि माई मिलती मुझे तुम जैसी। क्यों मोह में बेटों की तुम पगला गई, छोड़ के संसार तुम बोलो कहाँ गई। पुकारते पुकारते बेटों को अपने इन्हीं हाथों में दम तोड़ दिया तुमने। मुझको मरने को तन्हा एक बार फिर छोड़ दिया तुमने। मुझको मरने को तन्हा फिर एक बार छोड़ दिया तुमने। माई सुन, तेरे बिस्तर के नीचे मिली एक पर्ची, जिसमें लिखा तूने था अब तो आ जाओ बेटा। वो पर्ची मैंने पढ़ ली, तू कहे तो अब बुला लूं बेटे को तेरे, जो भूल कर तुझको जाने कहाँ है बैठा। प्रिया उस लाचार माई को याद करते अश्क बहा रही है और अपनी तकलीफ को यही विराम देती है। धन्यवाद। ये मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया था, मैंने जो ऑब्जर्व किया वहाँ की जो कंडीशन देखी बहुत हैं। आई होप कि मेरे दिल के शब्द आपके दिल तक जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच। तब तक मैं कहना चाहता हूँ कि आपने निःशब्द कर दिया। मतलब पिछले साल मुझे याद है मैं गया था जब, तो कुछ ऐसा ही नज़ारा हुआ था हैदराबाद में। मैं गया था हर साल हम लोग जाते हैं, जितना हो सकता है हम सब लोग मिलकर करते हैं। तो आज आपकी कविता ने वैसे ही कुछ मतलब इतना इमोशनल कर दिया ना कि अगर थोड़ी देर और कहते तो शायद आपसे निकल आते। तो इट्स वेरी इमोशनल और ये बिटर ट्रूथ है। मतलब ये एक कहानी नहीं, इसको एक दस्तावेज हमें मान सकता है जिस तरह से आपने बयां किया। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ आपकी इस सुंदर कविता के बारे में। बहुत उम्दा और बहुत सच्चाई है ये। बहुत गहरी ऑब्जर्वेशन है, कहना चाहूँगा नाजिमा मैम, बहुत गहरी ऑब्जर्वेशन है ये। मैं अगर कहूँ तो मेरे वो वाले डेज याद आ गए जब कॉलेज से हमें पूरे क्लास को जो है वृद्धाश्रम के साथ एक अनाथालय होता था, चंडीगढ़ में है एक्चुअली।
वहाँ पर विजिट करवाया गया था ये देखने के लिए कि उनके मेंटल कंडीशंस क्या है, क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ, और उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है जानने के लिए। तो हम लोगों को वहाँ विजिट करवाया गया और लिटरली जो आपने सब शब्दों में लिखा हुआ है ना, वैसी उनकी लाइफ है वहाँ पर। यहाँ पर मैं भावुक हो रहा हूँ और वो डेज मुझे याद आ रहे हैं। एक अंकल के पास हम बैठे थे, वो आपको पता ही है जो बुजुर्ग होते हैं, ये जो रिटायर हो जाते हैं, वो अपनी कहानी में बयान करते हैं सब कुछ। तो वो अपने बेटों को लेकर के अपनी पूरी फैमिली को पूरा बयान कर रहे थे हमारे सामने। और लिटरली अभी भी मैं मतलब भारी मन से ये कह रहा हूँ कहा नहीं जा रहा है एक्चुअली, बिल्कुल ये टॉपिक ही ऐसा है, एक डीप ऑब्जर्वेशन वाला। तो मैम नाजिमा मैम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने अपनी पोएट्री में 2 महिलाओं का जिक्र किया है। एक तो वृद्धाश्रम में जो जिस रीजन से आई वो तो सामने ही है, लेकिन दूसरी जो वहाँ केयर टेकर थी, उसकी भी अपनी एक कहानी थी। तो मतलब दर्द में वही है, मेरा ऑब्जर्वेशन ही रहता है। मैं मतलब खुशी हो, दर्द हो, इतना डीपली ऑब्जर्व करती हूँ, और फिर ये ब्लेसिंग्स है कि मैं उसको वर्ड्स में डालकर, और मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ये बात पहुंचे। और देखिए, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी होता है। तो बस मेरा यही मोटिव था। थैंक यू। आपने मतलब मेरे पास ना वर्ड्स नहीं है, मैं तब से सोच रहा था मतलब क्या ऐसा बोलूं जो शायद उस राइट अप को जस्टिफाई करते, बट वो बस ये है कि फील करो आप, नथिंग एल्स। बिल्कुल वो राइट फील अप कर। ऐसा था कि बस आप चुप करो, उसको फील करो कि जो वहाँ हो रहा है। उन देखो ऑर्फनेज में जो जाता है वो अपनी चॉइस से नहीं जाता, जाते तो यहाँ पे भी चॉइस से नहीं है, बट चॉइस उनके बच्चों की होती है। तो अ, मैं बस इतना बोलूँगा मैम, ये टैलेंट है, और ये पोएट के पास ही ऐसा टैलेंट है कि वो इन सब चीज़ों को इतने डीपली उसको, जो उनके साथ जो आप बीती मैम हर कोई लिखता है। पोएट्री नहीं लिखेगा वो स्टोरी लिख देगा, वो नॉवल लिख देगा। किसी और की बीती को सोचकर, उसको समझ के, उसको महसूस करके, उसको फील करके, उस चीज को एक इतनी ब्यूटीफुल पोएट्री के फॉर्म में प्रेजेंट करना, वो एक पोएट ही कर सकता है। और मतलब आप प्रूव करते हो कि आप बेस्ट राइटर ऑफ पास पोएट्री या और भी किसी कम्युनिटी के अगर आप हो, तो आप क्यों हो, वो ये परफॉर्मेंस प्रूव करती है उस चीज को कि आप एक राइटर भी क्यों हो, एक पब्लिश्ड ऑथर हो तो क्यों हो, इस पोइट्री की वजह से, और ऐसी न जाने कितनी पोइट्रीज की वजह से हो। थैंक यू आई, थैंक यू सो मच। मेरे जैसे राइटर्स को, ऑथर को क्या कहूँ, एक प्लेटफॉर्म की, अच्छे प्लेटफॉर्म की नीड रहती है। अगर ये प्लेटफॉर्म ही ना हो तो हम अपने वर्ड्स लोगों तक कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो हाँ, मैं बहुत सारी कम्युनिटी से जुड़ी थी, लेकिन मैं सब में से एग्जिट हो गई, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ एफर्ट थे। कुछ ही सिलेक्टिव कम्युनिटी है, जैसे आपकी हो गई, विपिन मैम की हो गई, और अमरप्रीत की हो गई। बस मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि मैं फैमिली के बीच में हूँ। मैं अच्छी हूँ तो भी तुम लोगों के सामने हूँ, मैं बुरी हूँ तो भी ये सामने हूँ। तो हाँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है, और सबसे बड़ा तो कि मैं अपने आप को आप सबके सामने लाती हूँ, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करती हूँ। मेरे लिए इससे बड़ा और कोई बात हो ही नहीं सकती है। थैंक यू सो मच आयुष, मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू। एक ही चीज बोलना चाहूंगी, मैंने नाजिमा जी को शुरुआत के दिनों से देखा है। वो नाजिमा जो पहली बार बोल रही थी, वो एक हेजिटेशन था, एक डर था, और एक जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ सैबोटेज की भावना हम औरतों में तो बहुत ही भयंकर भरी हुई है, आदमियों में भी होती है, लेडीज में वो भर कूट दी जाती है अच्छे से। वो नाजिमा और आज की नाजिमा में आई फील प्राउड, आई फील प्राउड। हम जब 2-2.5 साल पहले मिले हैं, वो एक लड़की, और आज, अब मैं वो मम्मी वाला सीन नहीं बोलूंगी, अब तुम माँ हो, थोड़े समय में तुम सास भी हो जाओगी। That female, the girl, she's still alive and she's back. When I saw her interview on Work Mob, I felt so proud कि ये है वो जो अपने कुकून से बाहर निकल के, आजकल बड़े इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे ना पोस्ट चल रहे हैं कि एक छोटा सा लार्वा है, इट इज ओपनिंग इटसेल्फ एंड द बटरफ्लाई इज कमिंग आउट। शी इज द लाइव एग्जांपल ऑफ इट, कि इस लड़की ने अपना कुकून छोड़ दिया
और नाउ शी इज ओपनिंग हर विंग्स। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, आसमान तुम्हारा है, पंख भी तुम्हारे हैं, किसी का नहीं है कुछ भी, ठीक है। हम सब टैक्स भरते हैं और हम सब की एलिजिबिलिटी है कि हम उस ओपन स्काई में फ्लाई करें। तो यू हैव प्रूवन योरसेल्फ, एंड द मोस्ट अडोरेबल पार्ट ऑफ यू इज कि यू हैव कम आउट ऑफ योर फ्रेम। तुमने उस फ्रेम को तोड़ दिया, अब तुम्हारा खुद का अपना एक सेट फ्रेमवर्क है। और मैं आप से तुम तक आने के लिए बहुत टाइम लेती हूँ, आयुष को पता है ये बात। तो अब तुम वाली कैटेगरी में होगी। आई फील द कनेक्ट, आई माइट नॉट बी सो एक्टिव नाउ डेज, बट द थिंग इज कि आई ऑब्जर्व एवरीवन एंड आई फील सो प्राउड टू सी एवरीबडी ग्रोइंग। मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन तुम्हारी अगली किताब आएगी और तुम दिखाई दोगी कि हाँ देखो नाजिमा ने जो लिखा आज सब लोग पढ़ रहे हैं। और चलो कविता की बात करते हैं। आज की नई जनरेशन, जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए, हम तो हो गए रिटायरमेंट के पास। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, हमने जी लिया और हमने जो सीखा है हम वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सभी से बोलती हूँ, माँ बाप और बड़े घर के, उनके संग बहुत रिस्पेक्टफुल रहो, उनकी वजह से हम हैं। तो मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं और कल को मेरी बीवी आ जाए या कल को मेरे बच्चे हो जाए और उठा के माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाऊं, it would be a curse for you, to be honest. You are a blessed child, you are a blessed human, so keep the blessings with you. Sorry नाजिमा, तुमको इमोशनल कर दिया, I'm so sorry यार। चलिए तो आज के लास्ट कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मयूर पराशर। मयूर, क्या आप हैं यहाँ पे? Hello, am I audible? Okay, so hello everyone. Very good evening to all. मज़ा आया आज के सारे परफॉर्मेंसेस देख करके। बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट्स हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है। अभी नाजिमा मैम का भी सुना, स्टार्टिंग से सुन रहा हूँ, मज़ा आ गया। तो अब चलते हैं अपने परफॉर्मेंस के ऊपर बढ़ते हैं। थोड़े सा मैं एक क्लैरिटी देना चाहूँगा। जो भी मैं अभी पोट्री जो है वो रिसाइट करने जा रहा हूँ, इसका नाम मैंने रखा है द हेडलेस शैडो। हेडलेस शैडो इस वजह से Mayur, 1 second, I think Vipin हाँ ma'am wants to say. मयूर, योर वॉइस इज लिटिल लो, आप सुनाई नहीं दे रहे हो अच्छे से, तो या तो पास आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, आवाज Am I थोड़ी audible कम आ now? रही है, थोड़ी सी तेज आवाज, थोड़ी सी। ओके, अभी ठीक है मैम? वंडरफुल, या थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो जो मैं पोट्री रिसाइट करने जा रहा हूँ वो है द हेडलेस शैडो। हेडलेस शैडो मैंने नाम इसलिए रखा है इसका क्योंकि ये एक ऐसे एडल्ट के एक्सपीरियंस के ऊपर ये पोट्री है जो कि अपने बचपन से, अपने चाइल्डहुड मेमोरी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। और वो अभी जो जीवन जी रहा है, जो अभी उसका व्यक्तित्व है, वो काफी ज्यादा उसके चाइल्डहुड से प्रभावित है। जो भी चीजें उसने देखी, चाहे वो अच्छी एक्सपीरियंसेस हो या ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंसेस हो, वो अभी उसको एज एन एडल्ट अपने आप, अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को अपने चाइल्डहुड पे ले जाकर के कनेक्ट कर रहा है और फिर वो उस चीज को व्यक्त कर रहा है। तो अगर आप सबकी इजाजत होगी तो मैं शैल आई प्रोसीड? ओके, थैंक यू सो मच। The headless shadow, roaming around the corner, compiling the grease of aversion and agony, coming along with the cluster of thoughts, supersede bliss with profanity. I see the components of pandemonium and still act like things would turn out to be fine. Yet, I see the desolate of my perceptions peering through the sight. As long as I remember, elucidation of life was about profusion of felicity. Oh Lord, would I ever be yet again smiling at my immaculate imagery? Visions waking out and obscurity taking the sight, blabbering about my own nativity and gulping the wine of complexity. Fragrance of love commuting in the rot of lust.
I don't see Pius winning the race, collapsing at the verge of trust. I still feel this quandary of life would dilute taking the pills of gaslight. And I go for a sleep with an expectancy hiding the tints of affinity. Hoping and leaping for Granny's bed stories was a thing of solicitation. Taking the seat at her lap and drowsing in the ambrosia of her words, seeking abstractions. Now, I see no granny, no stories, nor any majestic mirages. It shatters the mirrors of my past dinkum flight, and I get the silent haunting of this unprecedented nocturnal fiend. At a cross-by, a whimpering sound I hear tells the story of a lad trying to egress out of fear. I see a great potential getting clutched under the cage, and disgust and disdain. But the brave has still got the blaze inside. And I was beside the headless shadow of the night. In the tussle of devil and divine, I gaze for my tranquility that I left far behind. Now I feel to set behind the curve and leave all the sheer will to step aside. The illusion of glory fading away, the longing to win the world, and the trap patting behind. And I hear a voice, stop! I'm here, the headless shadow of the night. Now the doubts are over and quarrels are quiet. Beneath the skin, the light has grown upright. No breaks, no complaints, nor any dizziness taking the bleed. I see many apprehensions putting the swords down, accepting their defeat. I am home, and you too would be healed. Came straight from inside. We both smiled, and I merged in the headless shadow of the night. Thank you. Thank you so much. फाइनली किसी ने बहुत मेहनत करी वोकैबुलरी के ऊपर. हैट्स ऑफ मयूर. थैंक यू मैम. फुल प्रेजेंटेशन. जो भी महसूस करते हो उसे शब्दों में बहुत रूपरेखा के साथ डालते हो. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. थैंक यू मैम. You have observed everything, and more or less it's kind of a personal experience which I could correlate. Yes ma'am. In fact this is coming from both the sides. मतलब मेरी experiences तो है ही इसमें. Plus actually I'm into theaters as well. मैं theater भी करता हूँ. तो मेरे कुछ friends रहे हैं. उनका वो बताते हैं कि वो थिएटर में आए क्यों थे. तो वो बताते थे कि बचपन से ना मतलब वो ऐसा था उनके साथ कि वो काफी मिलनसार लोग हुआ करते थे, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस अपने ही लोगों से काफी अच्छे नहीं रहे थे. तो एक प्रेरणा मुझे वहां से मिली कि मतलब आपको जो समाज में एक चेहरा दिखाया जाता है समाज का कि देखो इनसे ऐसे बात करना है, ये ऐसे हैं, आपको इनसे ऐसे प्रेजेंट करना है, लेकिन वही लोग जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश करते हो, तो वहां पे आप डाइकोटमी में फंसते हो. तो वो वहां से भी आ रहा है. वो एक्सपीरियंसेस मैंने वहां से भी लिए हैं और जो मैंने था वो एमलगमेट करके मैंने जॉट डाउन किया है. You are a wonderful human and a hard working person, I would say, and I could understand from your hard work, like you're a good narrator, writer, speaker, and a person with a good thought process. Wonderful presentation. I am so happy finally किसी ने अंग्रेजी कविता बोली. थैंक यू. Finally. एंड वो भी इतनी अच्छी. मेरे को सबसे ज्यादा मजा मतलब आपने एक फ्रेज बीच में यूज किया था,
अबाउट जी आई थिंक द ग्रैंड मदर्स बॉन्डिंग, कि उनके गोद में सर रख के सोना, मतलब जी आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज मेरे को अपने पैटर्नल ग्रैंड मदर का तो नहीं मिला, आई स्टिल हैव माय मैटर्नल, माय नानी माँ। तो उनके साथ मैं वो रिलेट कर पा रहा था, और बस वो जब मैंने वो फ्रेज सुना था ना, आई वाज लाइक यार दिस इज गोइंग टू बी रॉकिंग। जिस जी तरह जी से पोइट्री आगे बढ़ रही थी, एंड फाइनली जैसे कि विपिन मैम ने बोला, इंग्लिश पोएम का मैं भी वेट कर रहा था कि कोई एक अच्छी इंग्लिश पोएम, सब हिंदी हिंदी हिंदी, मैं भी हिंदी सुनाऊंगा आगे चल के, बट एक इंग्लिश पोएम भी, इंग्लिश राइटर ना वी मिस सम टाइम कि यार इंग्लिश पोइट्री तो आनी चाहिए, खुद सुनाओ ना सुनाओ, सामने से एक होनी चाहिए। एंड टुडे आई थिंक आई गॉट समथिंग टू राइट ऑन, मुझे भी एक टॉपिक मिला है कि एटलीस्ट इससे मैं अपनी इंग्लिश जर्नी फिर से रिज्यूम कर सकता हूँ। सो थैंक्स टू यू वंस अगेन, एंड मतलब इट मेरे वाज अ लिए इससे वंडरफुल। बड़ी बात नहीं हो सकती सर, कि मतलब मेरे अगर कोई किसी भी रचना से, किसी भी क्रिएशन से, क्रिएटिविटी से अगर किसी को प्रेरणा मिल रही है, नथिंग बेटर देन दिस। You मतलब are मोहित भाई I'm पहले you have सर influenced मत so बोलो, much. आपसे भी एक आध साल छोटा ही होऊंगा मुझे लगता है मैं, नहीं तो सेम एज होएगी, कॉल मी मैरिज, अच्छा डजंट अच्छा, मैटर। ओके ओके, So yeah, it was a wonderful poem, It was to be very beautiful, honest. beautiful. Yeah, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू because सर। इंग्लिश में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बीइंग इंग्लिश राइटर, एंड आई थिंक मैं नहीं, विपिन मैम भी इंग्लिश में लिखते हैं यहाँ पे, अमित सर आप भी शायद इंग्लिश में लिखते हो थोड़ा थोड़ा, शेर सर आप लोग रिलेट कर पाते हो कि हिंदी में हम बहुत जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, अभी बोलो हाँ 4 महीनों का शेर तैयार है और रिलेट करेगा वो ऑडियंस के साथ, बट हिंदी इंग्लिश के अंदर उस चीज को करना, मतलब वी हैव टू थिंक, और वोकैबुलरी भी अच्छी भी यूज करना, और सामने वाले के लिए लाइक द पर्सन should Yes. understand that thing, Reader वो and बहुत the listener should understand what we are trying. मैं ऐसे किसी को भाई नहीं कह देता हूँ, तो मयूर भाई, मैं ऐसे आपको संबोधित कर रहा हूँ मयूर भाई, जी 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 सर। कि आपकी जो पोएट्री थी, एक्चुअली मैं जब जैसे आप डिसाइड करना रेसिटेशन स्टार्ट किया आपने अपनी पोएट्री का, मुझे वहीं से लगा था कि आप थिएटर करते होंगे। अच्छा जी जी सर। तो ये ऑब्जर्वेशन है, और आपकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत बढ़िया थी इस कविता की। और एक्चुअली जो जैसे कि आयुष जी ने भी कहा कि वो जो लैप वाला था ना दादी की सर पर, ये मतलब गोद पर सर रख करके सोना, दैट वो फील मैं भी नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे भी दादा दादी को मैंने नहीं देखा है बचपन से। नाना नानी से कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि नाना नानी है। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। और इंग्लिश में ऐसा रेसिटेशन करना सबकी बस की बात नहीं है, ये मैं आज कहता हूँ। बहुत जी जी सर, थैंक यू थैंक यू। और मयूर जी, जब आपकी कविता मंगवाई गई थी ना, तो मैं जनरली क्या होता है, मैं रन टाइम पे लिखता हूँ, मैं जनरली लिखता, लेकिन जब मैं आपकी कविता पढ़ रहा था ना, तभी मैंने वहां पर 4 लाइन लिखी थी कि मुझे लगा था बहुत अच्छी है, और मैं आपके रिस्पेक्ट सम्मान में बोलूंगा वो बात, तो मैं वो कहना चाहता हूँ कि to turn pain into poetry is no small feat. You had the shadow yet never faced defeat. That this wasn't just a poem, it was just soul unveiled, a voice that trembled but never failed. थैंक यू सर, वंडरफुल। मतलब क्या होता है ना कि जैसे आप पढ़ते हो कुछ करते हो तो स्ट्राइक करती है एकदम से, तो आप एकदम से अंदर से आवाज आती है कुछ ना, तो तब मैंने ये लिखा था, तो इट वाज फैबुलस। एंड इफ यू डोंट माइंड, जस्ट स्मॉल सजेशन आई जस्ट वांटेड टू गिव यू। यस सर, श्योर सर। इमोशनली अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी थी, रिटर्न भी बहुत अच्छे से है, थोड़ी सी अगर राइमिंग पे आप काम करेंगे और अपना उस पे काम करेंगे कि अच्छे से राइमिंग के साथ साथ एक अच्छे टोन पे खत्म करेंगे, it was awesome. अगली स्पेशल परफॉर्मर को बुला रही हूँ, जो विपिन मैम आप हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है यू एंड मी। दिस इज अबाउट टू पीपल पोल्स अपार्ट। शायद आयुष सुनी है पहले भी। सो वी विल स्टार्ट। यू एंड मी are the perfect example of opposite poles always attract each other. You are quiet, I'm talkative. Still, we sit together. You run out of words, I never stop. Still, we listen to each other. You are a career oriented, but I am not. Still, we search for interviews for each other. You are a free bird, I'm a homesick.
still we go out together. You are an extrovert, I'm an introvert. Still, we have many friends. You never lose your temper, and I'm never under control of mine. Still, we never fight. You're always busy, and I am all the time free. Still, we go out for movie together. You are a coffee one. I hate it though. Still, we have two cups in the tray together. You love greens. I hate them too. Still, I cook for you. You are a trekking kind. I'm a landscape type. Still, I manage to come hiking with you. You are a beach type. I'm a long trip kind. Still, we are lying on the beaches. You are shopaholic, and I am a window shopping type. But still, we never come with the hands empty. You are a tequila type, and I'm a lemonade kind. Still, I manage to get drunk with you. You are a party animal. I'm a bookworm kind. Still, I come to accompany you. You are hardly visible, and I am hardly invisible. Still, our galleries are full of our clicks together. You never say, I love you, and I hardly stop saying, I love you. Thank you so much. का आपके माहौल रोमांटिक जमाए हो रे। पॉइंट तो सही में। इसीलिए मैंने कहा था ना ये मेरी फेवरेट है। ऐसी पोएट्री के बाद अब वो दर्द वाली पोएट्री कहाँ से सुनाएंगे हम? जॉनर चेंज हो जाएगा, जॉनर चेंज। नेक्स्ट परफॉर्मेंस आई गेस हम सबको पता है कौन होने वाली है। निकेता दी। हेलो, हाय। इको हो रहा है क्या? नहीं, वो जिसके माइक का इको था वो माइक म्यूट हो गया। चलो आप। अच्छा, मेरे को ऐसा लगा कि इको हो रहा है। चलो कुछ सुनाते हैं। वैसे मैंने नया तो कुछ भी नहीं लिखा है, पुराना ही है। तो स्पेशल गेस्ट होके भी गाइडलाइंस का आपने पालन नहीं किया। नॉनदलेस ओके, कैमरा ऑन करो और स्टार्ट करो। शीर्षक है वो है एक सवाल। ये जब कोलकाता में वो केस हुआ था उसके ऊपर ही मैंने लिखी थी और शायद मैंने कहीं सुनाई नहीं है, तो मैं यहाँ सुनाना चाह रही हूँ। और शुरू मैंने कुछ इस तरीके से किया था कि क्या हम स्वतंत्र हूँ मैं, क्या स्वतंत्रता मिल चुकी है, लेकिन लेकिन मन में कुछ होड़ नहीं, बेचैन है मन बेहद आज, क्यों तुम्हारे मन में मच रहा शोर नहीं। आतुर हूँ मैं चीखने चिल्लाने को, बस खामोश हूँ और सोचती हूँ कि नहीं मैं स्वतंत्र नहीं। ये जो हुआ वो क्यों हुआ, दर्द उमड़ रहा है मुझ में कुछ तुमसा ही, क्यों हर पहर दरिंदगी पांव पसार रही। सोचा नहीं होगा तुमने ये आखिरी शाम है मेरी, दर्द अथाह है और पलकें रक्त से लथपथ। क्या सोचा था तुमने ये आखिरी शब यूं ही बीतेगी। ये तो नहीं है स्वतंत्रता तेरी और मेरी, आधुनिकता के नाम पर आज की पीढ़ी जाने क्यों फूहड़ता है परोस रही। किंतु जो है अग्रसर अपने भविष्य को सुनहरा बनाने में, आखिर क्यों उनके ही पाँव में बेड़ियां हैं पड़ रही, आखिर क्यों उन पर ही है गाज गिर रही। आज बेचैन बहुत हूं मैं, अंतर मन में उठ रहा तूफान सा है, दिमाग के तंतुओं में उठ रही सिहरन सी है। बताओ ना आप सब, क्या वाकई हम स्वतंत्र हैं? जाने सब इतने खामोश क्यों हैं? जो खड़ा किया मैंने एक सवाल, तो उस पर आखिर बवाल क्यों नहीं है? मर गया क्या जमीर, या सो गया तुम्हारा अंतर्मन? क्या मर चुकी है रूह तुम्हारी? ये जो दम तोड़ रही है मानवता और नीचता पांव पसार रही, क्या सोचा है तुमने है बशर?
क्या लीकर जी रहे हो तुम? यूं सवाल कर लो खुद से कि कहीं तुम जिंदा लाश तो नहीं? हाँ, वाकई में तुम जिंदा लाश ही तो हो। शुक्रिया। अगर आप कहोगे तो दूसरी भी सुना दूंगी मैं। सुना दो दीदी। पहले इसके बारे में तो बताओ कि ये कैसी लगी। अच्छी है। सेकंड भी सुना देते हैं। वो मैंने कुछ ही दिन पहले लिखी थी। ये दिल रोया बहुत है, जानते हो ये दिल रोया बहुत है। तुझे पाने को ये दिल तरसा बहुत है। तेरे जाने की आहट से हर बार मुझ में ही मेरा अक्स मरा बहुत है। कि कैसे समझाऊं तुम मेरे क्या हो, इन शब्दों में वो शब्द बचा ही नहीं। हर दफा तुमने यूं ठुकराया मुझे कि मुझ में सांसों के सिवा कुछ बचा ही नहीं। मोहब्बत बहुत की है मैंने तुम्हें, और कान्हा के आगे मेरे आंसू बहे बहुत हैं। जब जब नजरअंदाज किया तुमने मुझे, सच में मेरे अंदर ही मेरा अक्स मरा बहुत है। तुम कहते हो बदल गई हूँ, पूछो खुद से कि आखिर बदला किसने है। खामोश रहने लगी हूँ मैं अक्सर, मेरे जज्बातों को मैंने दबाया बहुत है। जानते हो ये दिल रोया बहुत है, तुझे पाने को ये दिल तरसा बहुत है। लांग जा न जाऊं मैं कोई सीमा, इसीलिए इस दिल को काबू किया बहुत है। तेरी एक झलक से ये दिल मुस्काता बहुत है। मेरे सिवा मेरे अंदर की उलझन को आखिर समझता कौन है। ये जब से तेरा संग मिला है मुझे, बस एक मुझे ही पता है कि तेरे लिए इस दिल में चाहत बहुत है। इस दिल की धड़कन का मर्म तुम हो, मेरे शब्दों को मिलती है जो लय वो तुम हो। कैसे कह दूं कि ये दिल तरसता बहुत है, तुम्हें ही तो देखकर ये दिल खिलता बहुत है। रोक लेते हैं अक्सर कहीं बहक न जाएं हम, तुमसे कहीं फिर जुदा हो न जाएं हम। तुम्हें कैसे बताएं कि इस दिल को तेरी तड़प कितनी है, कि बस रोक लेते हैं खुद को कहीं इश्क में तेरे फिर से पागल ना हो जाए। जानते हो ये दिल रोया बहुत है, तुझे पाने को अक्सर दिल तरसा बहुत है। शुक्रिया आप सभी का। आप रुक क्यों गए, कहते रहिए आप। मतलब इतना बस अच्छा लग इतनी रहा ही था है। सुन के कि हाँ हाँ, बस कहते जाए सुनते जाए, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही निकिता अच्छा। जी आपके हस्बैंड सुनते भी हैं? निकिता जी क्या? आपके हस्बैंड को सुनाया आपने? आपके हस्बैंड को सुनाया कभी आपने? हस्बैंड का और काम पढ़ ही क्या लेते हैं, होता है, जो बीवी पढ़ बोलती के। है वो सुनेंगे ही। ठीक है, ऐसे कहते हैं पढ़ के बस। ठीक है। हाँ, इसके लिए मैं सोची मेरे पास भी सेम ऐसा ही है। नहीं ना, मैं वही तो बोला हूँ, हस्बैंड को काम ही क्या है, जो बीवी बोलती है वो सुनना ही पड़ता है। और निकिता जी जैसी हो तो फिर कोई तो नहीं, 2 साल बाद ऐसे ही आप रहता ओ है आपके बेचारा। साथ भी भाई, 2 साल। ऐसे नहीं रहते वो, मैं ही डरती हूँ उनसे। वैसे चलो एक पोयम वो सुनाऊंगा जो मैंने, मतलब जो हिंदी वाली है वो मैंने कहीं पे नहीं सुनाई हुई है, तो मैं रूल्स को तो ओबे करता हूँ, इसलिए वो पोयम यहाँ पे। एंड एक पोयम, कल फादर्स डे है, तो आई थिंक एक पोयम तो बनती है। कल ही है ना फादर्स डे, के नेक्स्ट वीक है, ये भी नहीं पता मुझे। आई थिंक कल कल संडे है ना, कल ही कल सेकेंड है, संडे कल को। है, कल है। हाँ, तो एक फादर्स डे पे मैंने बहुत पहले ये लिखी थी 2022 में, जब पायस पोएट्री स्टार्ट किया था ना, उसके 3 महीने के बाद लिखी थी। तो इंग्लिश पोएम है ये। सबके कैमरास क्यों बंद हो गए यार, मुझे इतना फोमो हो रहा है यहाँ पे, कैमरा तो ऑन करो सब लोग। हम्म। इसका टाइटल है आई एम सॉरी आई कांट एक्सप्रेस बट आई लव यू डैड। तो स्टार्ट करते हैं कि आई एम सॉरी आई कांट एक्सप्रेस बट आई लव यू डैड। After all, I'm not that bad. I remember the days when we used to play. I remember the days when your hair was not grey. You used to pick me up from my school. I was a kid in undies, standing like a fool.
running after me whenever I slip, never let me go alone the cliff. No one could break the bond we had. I'm sorry, I can't express, but I love you, Dad. The happiness on your face on my success. You didn't say anything, but your teary eyes expressed. I'm always fearless and careless all the time. I know you were there, my incarnation of divine. I was being scolded whenever I cried. You made me stronger by saying, boys don't cry. No one could break the bond we had. I'm sorry, I can't express, but I love you, Dad. Whenever I fought with mom, you were my lawyer convincing my mom. I bought a new dress for every occasion. You were wearing 10 years old because you were a father for a reason. Don't ever think I don't know your sacrifice. It's just that I'm not capable to pay its price. No one could break the bond we had. I'm sorry, I can't express, but I love you, Dad. You asked me about my day, but I always sound irritating. Till you were stubborn and daily asked me about my working. And one thing I'm fed up with is why you want me to marry someone. I'm just a kid now. I don't want anyone. Still, all these memories and jokes will fade away one day, but our bond will grow stronger day by day. I know I am short tempered, but I love you. I'm standing here only because of you. No one could break the bond we had. I'm sorry, I can't express, but I love you, Dad. So this was the English piece. हिंदी वाला मैं नहीं सुनाऊंगा यार, मुझे नहीं इमोशनल होना, तो इंग्लिश वाला ही डैड के ऊपर ठीक है. आपने इसी में इमोशनल कर दिया मुझे, बिकॉज बीइंग अ डॉटर मैं अपने फादर से ये चीज एक्सप्रेस कर लेती हूँ, बट men can't express this. I think इसी में वो सही कहा है जो भी कहा है आयुष जी ने अपनी कविता में. ब्यूटीफुल. I'm speechless. ट्रू, सच में वाकई में एक एक शब्द इतना प्यारा था ना, सच में सुनते सच में मन करता था कि और सुनते जाएं कि और इसके आगे क्या मिलेगा हमें सुनने को. वाकई में बहुत अमेजिंग पोयम. हालांकि इंग्लिश थोड़ा सा मेरा बाहर है इससे, लेकिन ऑल पोयम में समझ में आएगी. बहुत बट प्यारी, मैंने इतना बहुत ज्यादा वो इजी नहीं लिखा लैंग्वेज था. में लिखा है, हाँ, बहुत इजी. मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ था. हाँ, ये बहुत 3 अच्छा साल लगा. पुरानी है, अब वोकैबुलरी भी नहीं आती थी इतनी. नहीं, बहुत प्यारी. पता है जैसा इन्होंने प्रॉब्लम में कहा है कि लड़के एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, तो नहीं ये वो सही बात है. मतलब मुझे नहीं याद है मैं लास्ट टाइम कब मैंने पापा को हक किया होगा. सेम. हाँ, सही बात है. हम चाहते हैं लेकिन पता नहीं वो एक इमेज है क्या है, मतलब नहीं समझ में ये आता. होता है, पहले के नहीं जो होता है बच्चे वो. होते थे ना वो नहीं कर पाते थे, अब के फिर भी थोड़ा सा. मैं आपकी कम्युनिटी में करने वाला था, बट उस टाइम तक पूरी नहीं हुई थी अमित भाई, तो आज वो यहाँ पे मैं बोलूँगा. अप्रैल के अंदर पहलगाम में जो भी हुआ उसके बारे में कुछ लिखने की मैंने कोशिश की है. पूरा ट्राई किया है कि किसी कम्युनिटी कम्युनिटी को कोई भी मैं टारगेट ना करूं. एंड आई एम रियली सॉरी अगर किसी को ऐसा लगे भी, बट ऐसा है नहीं. इसके अंदर मैंने टारगेट नहीं किया है, सिर्फ जो हुआ है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. टाइटल है इसका पहलगाम, खून से लिखी एक दास्तान. इससे अच्छा टाइटल मिल सके तो मुझे ज़रूर बताना. मेरा टाइटल ये है कि एक गहरी खामोशी ने रोक दी थी धड़कन मेरे भारत की. कई ईंटें गिरी आज हिंद की इमारत की. दर्दनाक था वो मंजर, मानो जैसे खुदा हमसे रूठा था, जब 12 साल की उम्र में पिता का हाथ उसके सर से छूटा था. उस बच्चे की हालत को देखकर आंखों से पानी बहता जा रहा है. जिसके कांधे पर दुनिया देखी आज उसे ही कांधे पर ले जा रहा है. एक पल में जिंदगी में उसकी जैसे सैलाब सा था आ गया. माँ को देख आंखों का पानी आंखों में ही समा गया. ये कैसी धर्म निष्पेक्षता और कैसा इस देश का कानून महान, जहां कलमा ना पढ़ने पर ईश्वर को प्यारा हो जाता है इंसान. छुट्टी मनाने गए कि परिवार संग वक्त बिताएंगे, किसे बता था 9 से सीधा 5 होकर आएंगे. एक ही झटके में उस माँ की तो दुनिया ही उजड़ गई.
आंचल भी हो गया सूना और हाथों की चूड़ियां भी टूट गई। रो रही वो फूट फूट कर और दे रही जान की दुहाई, उस लाचार औरत पर उन दरिंदों को दया भी ना आई। ना भगवत गीता में लिखा और ना ही कुरान में ये शब्द आए हैं। ना भगवत गीता में लिखा और ना ही कुरान में ये शब्द आए हैं। फिर किस अल्लाह और ईश्वर ने ये धर्म यहाँ बनाए हैं? न जाने क्यों एक हरी भरी जमीन को दरिंदों ने बना डाला खून का ये मैदान, जहाँ कलमा ना पढ़ने पर ईश्वर को प्यारा हो गया इंसान। आज उन आंसुओं को देख ईश्वर और अल्लाह भी हार गए। आज उन आंसुओं को देख ईश्वर और अल्लाह भी हार गए, जब मेहंदी वाले हाथों के मंगलसूत्र भी उतर गए। नई जिंदगी शुरू होते ही उसकी तो दुनिया ही बिखर गई। मासूम सी वो हंसी उसकी न जाने अब किधर गई। जिसके साथ घूमने के देखे थे सपने, आज बस उन सपनों में उसी की यादें हैं। वो तो नहीं है निभाने के लिए, मगर उसके साथ खाई हुई वो कस्में और वादे हैं। वो लाल रंग का जोड़ा न जाने कब सफेद हो गया, और उस नई नई सुहागन को चूड़ियों से भी परहेज हो गया। वो 4 दिन की ब्याता को भेजा था खुदा ने, ये कैसा पैगाम, जहां कलमा ना पढ़ने पर ईश्वर को प्यारा हो गया इंसान। माँ से कहकर आया था तुम्हारे लिए एक शॉल लाऊंगा। माँ से कहकर आया था तुम्हारे लिए एक शॉल लाऊंगा, मगर कहना क्यों भूल गया कि तिरंगे में लिपटाऊंगा। भाई बहनों को जो तस्वीरें भेजकर कहता था तुम्हें भी एक दिन ले जाएगा, किसे पता था उन वादियों से तस्वीर ही बनकर आएगा। जो बनाने गया था वहां कई नई यादें, आज खुद ही एक याद बन लौटा है। कश्मीर या पाकिस्तान, आखिर सिक्का किसका निकला खोटा है। उन हरी वादियों में अब लाल रंग समा गया था। रिंदगी का आगाज आज मानवता को हरा गया था। क्या कसूर था उनका, जिनका एक झटके में ही लुट गया सारा जहान। जिसने कलमा नहीं पढ़ा तो ईश्वर के पास भेज दिया गया वो इंसान। और अंत मैंने इसका इस तरह लिखा है कि आखिरी सलामी देते वक्त आज वो दिल भी रो दिया, कि आखिरी सलामी देते वक्त आज वो दिल भी रो दिया, जब हिंदू होने पर हमने अपनों को ही खो दिया। कौन कहता है आतंकवाद का कोई मजहब होता नहीं। कौन कहता है आतंकवाद का कोई मजहब होता नहीं। कोई बताएगा जरा बिना मजहब के भला आतंकवाद होता है कहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कहते हैं भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कहते हैं भाई भाई। फिर क्यों निर्दोषों की जान लेते वक्त उन दरिंदों को दया भी ना आई। कैसी ये आज़ादी और क्यों ही इसका जश्न मनाएं। कैसी ये आज़ादी और क्यों ही इसका जश्न हम मनाएं, जब हमारे ही देश के बेटे अपने ही देश में दिन दिहाड़े मारे जाएं। बहुत हो गया दया दिखाना और माफ कर कर भूल जाना। बहुत हो गया दया दिखाना और माफ कर कर भूल जाना। अब की बात प्रतिशोध चाहिए और पाकिस्तान को होगा पछताना। भारत माता के बेटों के खून का बदला अब पाकिस्तान का बेटा चुकाएगा, जब हमारी बेटी के सिंदूर के बदले उनके बेटे का कफन से चुकाया जाएगा। ईश्वर को पूजने वालों को कलमा पढ़ने को कहते हैं, कि ईश्वर को पूजने वालों को कलमा पढ़ने को कहते हैं। ये धर्म का भेदभाव करने वाले आखिर किस भारत में रहते हैं। रामायण में बसते हैं राम और रमजान में भी राम आए हैं। हाइपोथेटिकल है रमजान राम। रामायण में बसते हैं राम और रमजान में भी राम आए हैं। फिर किस भगवान और अल्लाह ने ये दो अलग अलग धर्म बनाए। हमारे 26 भाइयों के खून का बदला अब जल्द ही चुकाया जाएगा। जिस मर्जी कोने में छुप जा, बट ये मुंह ना छुपाया जाएगा। अब ना होगी कोई बातचीत और ना ही युद्ध विराम लगाएंगे। अपने हिंद की रक्षा करने भारत माँ के अब ये लाल आएंगे। बहुत हो गया आतंकवाद और निर्दोषों का मारे जाना। बहुत हो गया अब आतंकवाद और निर्दोषों का मारे जाना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपना बनाएंगे और देखेगा ये सारा ज़माना। अब औकात तुझे दिखाएंगे और खोल देंगे तेरे सारे कांड। फिर कभी कलमा ना पढ़ने पर ईश्वर को प्यारा ना होगा इंसान। ईश्वर को प्यारा ना होगा इंसान। थैंक यू। काबिल तारीफ। निशब्द।
सच में निशब्द हूँ। मतलब वो जो घटना हुई बहुत ही दर्दनाक थी, और जिस तरीके से आपने शब्दों में ढाला है और इन सबका वर्णन किया है ना, ये मतलब बहुत ही मतलब बहुत ही बहुत ही अच्छी तरीके से आपने किया है, जिसको पढ़ के कोई भी इंसान होगा ना, अगर वो नहीं भी होगा ना, वो समझ जाएगा कि क्या हुआ था और कितनी दर्दनाक हादसा था। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, माइंड ब्लोइंग। शब्दों को सचित्र कर देना ही कविता है एक्चुअली। सचित्र हो जाना चाहिए, सामने दिख जाना चाहिए, बन जाना चाहिए, वर्णित हो जाना चाहिए, वैसा रहा ये। तो अगर किसी को मतलब वैसे भी नहीं पता होगा, तो अगर इसको पढ़ भर भी ले तो पता लग जाएगा उसको कि ऐसा हुआ होगा। बहुत बढ़िया।